थर्मो केमिस्ट्री। बता सकते हो थर्मो केमिस्ट्री क्या होगा? एनर्जी की केमिस्ट्री। एनर्जी की केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स क्या था? एनर्जी का चलना, एनर्जी का मोशन। अच्छा एनर्जी केमिस्ट्री, चलो कोई बात नहीं, बोल दो तो सही, ऐसा तो नहीं लगा दीवारों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, हमारी जो हीट होती है ना, या एक तरह से एंथैल्पी, इनडायरेक्टली हमें इस पूरे चैप्टर में एंथैल्पी पता नहीं क्या होता है। क्या होता है एंथैल्पी? बोलो भाई, तुमसे बुलवाया करूंगा, मुझे फिर मजा ही नहीं आता। क्या होता है एंथैल्पी? क्या होता है एंथैल्पी की डेफिनेशन बोलो, अगर क्या होगी? तुम बोल दो भाई, तुम भी बोल सकते हो ऑनलाइन वालों, बोलो क्या होती है? हाँ, प्रेशर कांस्टेंट पे, हाँ, तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या होती है? एंथैल्पी। ठीक है, तो हम एंथैल्पी के एक्सचेंज के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हम ये देखेंगे कितनी एनर्जी, कितनी एंथैल्पी लगी, कितनी रिलीज हुई, उसके अंदर हमने पूरे चैप्टर में बस इनडायरेक्टली एंथैल्पी के बारे में ही पढ़ना है। हमारी एक रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उस केस में मेरी कितनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी ले रहा है वो, कितनी एनर्जी दे रहा है। ठीक है, पूरे चैप्टर में बस हमें इसी के बारे में घुमा फिरा के पढ़ना है। ठीक है, समझ गए थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ठीक है, लिख लो, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद हीट एक्सचेंज। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, डील्स विद हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। थोड़ा सा स्पीड पकड़ो बच्चों, वरना पीछे रह जाओगे बाकियों से। ठीक है, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जो बच्चे आ सकते हैं वो तो आ सकते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाया करो अगर पास में रहते हो। लिख लिया, ये साथ साथ नोट कर लिया करो। अभी जो बातें समझाने वाली बात है, बस थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जहां पर हमारी हीट एक्सचेंज रिएक्शन में कितनी हो रही है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बस ये चलेगा। अब बात आती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकते? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये बेसिक से बिल्कुल उठा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं सीधा उल्टा पुल्टा, मतलब बस शॉर्ट में करवा दूंगा। ठीक है, तो एक्टिव रहा करो थोड़ा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कोई बता सकते हैं? केमिकल इक्वेशन ये बता दो क्या होती है। हाँ चलो ठीक है, केमिकल इक्वेशन अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो क्या होती है, मैंने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, इनडायरेक्टली मैंने पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके भी लिखा, मतलब एक रिएक्शन जो उसके बारे में सब कुछ बताए कि मेरे कितने मोल से कितने प्रोडक्ट बने, वो क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। इसमें मेरा क्या हो जाता है, एक और चीज ऐड हो जाती है, या दो मान लो। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन तो मेरी क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड, वो तो उसमें भी होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? फेज मेंशन, हर एक का उसमें भी होता है, पता है ना, हम फेज मेंशन करते हैं सॉलिड में या लिक्विड में। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, फेज मेंशन, एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, यहाँ पर हम एंथैल्पी का डाटा भी लिखेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी गेन हो रही है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा डेल्टा एच की भी कुछ ना कुछ यहाँ वैसे लिखा होगा वैल्यू, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये वैल्यू भी लिखी होती है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन के लिए जब भी हम पूरे चैप्टर में पढ़ोगे तो ये तीनों चीजें लिखते हुए चलना। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे करो कि हमें ये चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? इतनी बात लिख लिया सबने? बोलो हाँ या ना, लिख लिया? आधे बच्चे तो सोए सोए आते हैं, शायद 10-15 मिनट बाद आएंगे, उनको लगता है जब मर्जी अटेंड कर लेंगे, हमें तो सब आता है। इतनी बात हो गई, चलो अगली बात पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। इसके अंदर क्या होगा, प्लस माइनस के अलावा कुछ भी नहीं करना, सारा डाटा तुम्हारे सामने होगा, प्लस करो माइनस करो, यही चलेगा। तो ध्यान रखना, प्लस माइनस के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना। एक चीज समझेंगे, उस पर प्लस माइनस के क्वेश्चन आएंगे, अभी करवाऊंगा ना, समझ जाओगे। बस उसमें प्लस माइनस में तुम गलतियां कर जाते हो, तो वो ध्यान रखना। मतलब केमिस्ट्री तुम्हारी सही आएगी, तुम प्लस माइनस की गलतियां कर जाओगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लिखते कैसे है, देखो, डेल्टा एच आर, समझ रहे हो? पहले भी मैंने इसका नाम लिखा हुआ है, डेल्टा एच आर। ये क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब पूरी रिएक्शन में कितना एंथैल्पी का चेंज आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है। होता क्या एक्चुअली में, ध्यान से समझना। मेरा एक रिएक्टेंट है मान लो, ठीक है, उसने प्रोडक्ट बनना है। एक्चुअली में क्या हो रहा है होगा, बता सकते हो क्या हो रहा है? जो मेरा रिएक्टेंट है, मान लो कुछ भी ले लो, N2 ले लो, ठीक है, और मान लो मैंने ले लिया H2 ले लिया। ठीक है, अमोनिया बनता है ना इससे, N2 प्लस H2। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि कितने मोल्स होते हैं, अभी नॉर्मली बोल रहा हूँ। ये मेरा N2 है और ये मेरा H2 है, ऐसा ही होता है।
इसमें बनाना क्या है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बनेगा, ये बनना है। अब देखो अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, N और H का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, और वो वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाले बॉन्ड बनेंगे, 4 गोलू मोलू से बॉन्ड बनेंगे, समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, इस केस में मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, ऑब्वियसली बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जब मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ पर भी मेरी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, ये लिख रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब। यहाँ पर अगर मेरी बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो बनने में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, एनर्जी रिलीज, ठीक है, ईआर लिख रहा हूँ। क्या हो गया, अगर हमें बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो मतलब हमें देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, एब्जॉर्ब ही तो कर रहे हैं, N2 तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उसी की बात कर रहे हैं हम, अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, मैं थोड़ी दे रहा हूँ जाके उसको पंप थोड़ी कर रहा हूँ, हम यहाँ N2 के सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब डिपेंड करेगा कि मेरी एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है या ज्यादा रिलीज, ऑब्वियसली बात है। अगर हो सकता है कि मेरी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई है वो ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज, मतलब क्या हो गया, मेरे को घाटा हो गया एक तरह से, समझ रहे हो, मतलब मैंने एब्जॉर्ब ज्यादा किया, रिलीज कम हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो डेल्टा एच होगा वो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, मेरी रिलीज कम हुई, खर्चा मैंने ज्यादा किया, तो क्या आएगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। एक बात बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो मेरी ज्यादा है, मान लो मेरी 40 है, ठीक है, और रिलीज कम है, तो मान लो -30 है, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा, तो डेल्टा एच क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, समझ रहे हो, मतलब कि पूरे चैप्टर में यही चीज देखनी है कि डेल्टा एच एंड प्लस है या माइनस है। अब दूसरा केस, अगर मेरा हो जाए एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, वो छोटी हो जाए एनर्जी रिलीज से, मतलब क्या हो गया, मेरी रिलीज ज्यादा हुई है, रिलीज मतलब क्या हो गया, मान लो मुझे 40 देनी पड़ी, रिलीज हुई है 50, लेकिन माइनस साइन के साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिलीज हो रही है, रिलीज के लिए नेगेटिव साइन शो करते हैं, तो यहाँ पर मेरा नेट क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब क्या होगा, इस केस में मेरा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी रिएक्शन, मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू हम कैसे देखते हैं इनडायरेक्टली, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट में और उन दोनों में पूरी जो रिएक्शन में मेरा जो नेट आ रहा है डेल्टा एच, वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, वही देखना होता है, वो भी हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, जो नोट करना है कर लो फटाफट, सामने पिटा रहा है लिख लो जो लिखना। इनडायरेक्टली जो मेन चीज है वो तो यही है, ये वाली, ठीक है, इसको पूरा लिखना, ई आर और ये ना लिख देना, अगर समझ सकते हो ऊपर लिख देना कि ये मतलब ये है। अब देखो मैंने यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बोलो, डेल्टा एच और यहाँ पर आर। अब एक बात सोचो, मैंने एक रिएक्शन ली, मान लो ये ली, ठीक है, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, मान लो मैं ये कर रहा हूँ यूएसए में, ठीक है, मैं व्हाइट हाउस में जाके कर रहा हूँ ये रिएक्शन, ठीक है, और मैं ये कर रहा हूँ अब, ठीक है, चांदनी चौक में जाके अपने दिल्ली में, ठीक है, मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ या यहीं कोचिंग पे बैठ के रिएक्शन कर रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन है, मैंने एक यूएसए में की और एक की दिल्ली में, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, इसके अंदर मान लो मेरी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, मान लो मेरी डेल्टा एच की वैल्यू आई है 200 मान लो, ठीक है, मतलब कि इस पूरे उसमें मेरी जो नेट एनर्जी हुई है वो रिलीज हुई है और वो हुई है 200, नेगेटिव साइन से दिखा दिया, मानना है, एजम्पशन है। और इस केस में मैंने देखा मेरी डेल्टा एच जो आया, ठीक है, और रिएक्शन का वो आ रहा है -300, मान लो, मैंने बस एजम्पशन लिया, सेम रिएक्शन है, ठीक है, ये भी वही रिएक्शन है, ये भी वही रिएक्शन, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर मेरी एनर्जी -200 रिलीज हो रही है, यहाँ पे -300, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या, मतलब क्या हो गया, हमारी जो कंडीशंस है वो सेम नहीं है, तो साइंटिस्ट ने इस चक्कर में उन्होंने एक दूसरा सरसुल फोड़ दिया उस टाइम पर, फिर एंड में उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अब हमें करना होता है सारा काम, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस मेरी क्या है, लिख लेना, पुरानी बुक्स के हिसाब से चलोगे तो वही है 1 ATM, लेकिन 1 बार होना चाहिए, तो मतलब इतना फर्क तो होता नहीं, ठीक है, अगर नए के हिसाब से चलोगे तो 1 बार होता है, पुराने में 1 ATM, लगभग सेम ही होती है वैल्यू, तुम्हें पता ही है, बहुत कम। और जो मेरा टेम्परेचर है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि बस वो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ठीक है, प्रेशर तो जैसे मैंने वैल्यू लिख दी ना 1 ATM या 1 बार, लेकिन टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं है, बस टेम्परेचर फिक्स है,
लेकिन जिसकी जनरली हम वैल्यू क्या लेते हैं 298 केल्विन, ठीक है, जनरली, समझ रहे हो, मतलब कि कंडीशन क्या मेरी वो फिक्स होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला, जनरली हमारा वो 298 केल्विन ही होता है, समझ रहे हो ना इसका फर्क, ठीक है, समझ गए। तो अब हम जो भी बात करेंगे ना, हम स्टैंडर्ड के नाम लगा के करेंगे, फर्क कुछ नहीं आएगा, डेफिनेशन में भी कोई फर्क नहीं आएगा, बस जब हमने कंडीशन ये वाली कर दी ना, तो मेरी रिएक्शंस का नाम आगे स्टैंडर्ड लग जाएगा बस। जैसे मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इसके आगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दूं, गलत तो नहीं है, बस हमने अब कंडीशन मेंशन कर दी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, लिख लिया इसको, लिख लिया ना, लिख लो, साफ साफ लिख लिया करो यार, छोटी बात है, जो होता है ना जहां पर मैं बोलूंगा कि पहले सुन लो वो सुन लिया करो, ये तो छोटी सी बात थी। और दोबारा बता देता हूँ, हमारा थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है ना ये, थर्मोडायनेमिक्स का, और ये लगा लो कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये हमारा वो कितने लेक्चर में हुआ राउंड थर्मोडायनेमिक्स जो अभी हमने किया, 12-13 में हुआ है ना, 12-13 में, ये हो जाएगा 3 या 4 में, ठीक है, 3-4 में होगा, लेकिन 50 चांसेस इसमें से भी उतने, इतने इसमें से भी उतने, तो इस टॉपिक पर ध्यान देना, आसान सा टॉपिक है, 3-4 दिन में हो जाएगा, और क्वेश्चन के आने के चांस बराबर ही होते हैं, बल्कि ज्यादा मैं बोलूंगा इसमें से ही होते हैं, पेपर लेवल पे तो इसी में से ज्यादा, ठीक है। तो ये चैप्टर टॉपिक छोटा है, लेकिन बहुत ही, तुमने बुकलेट देखी होगी, बुकलेट में भरे होते हैं इस पे क्वेश्चन, हाँ कम है ना, पेपर में ज्यादा उसमें से आता है, इसलिए कह रहा हूँ, कंसेप्चुअली तो ज्यादा इसमें ही होता है, ठीक है, लेकिन पेपर में ज्यादा इसमें से आते हैं, पता नहीं क्यों इसमें से ज्यादा देते हैं, देने उसमें से चाहिए क्या हमें, है तो पूरा ही एक, मैं तो बस बता रहा था, ठीक है। आगे हेडिंग डाल लो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ही लिख देते हैं, ठीक है, अब हर जगह हम स्टैंडर्ड बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो, है भाई, लिख लो डेफिनेशन बस, नहीं नहीं उसी के नीचे लिख लो, द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एंथैल्पी तो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं ना, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं ऐसे लिख लेना, उसके बाद क्यूपी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच, यही तो है, यही हुआ ना, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, उसके बाद ये लिख लेना, और प्लस ये तो हम देख ही चुके हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये पिट भी सकते हैं बच्चे यहाँ पर, पता कोई, उनको चैन नहीं आती, बंद भी नहीं करके जाते, अगली बार वो आए भी ना, समझ गए। उसके बाद लिखो, एक रिलेशन है, मैं यहाँ पे लोक लगाता हूँ कल, पहले चाबी लेके आऊंगा कल, अगले हेडिंग डालो किरचॉफ्स रिलेशन, कुछ भी नहीं है, हमें बस उसका फॉर्मूला देखना है, ठीक है, किरचॉफ्स इक्वेशन बोल लो या रिलेशन बोल लो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, है एक ये रिलेशन है क्या, देखो, मान लो मैंने डेल्टा एच निकाला किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, टेम्परेचर T2 पर निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी तब मानने लगता है जब वो एक बार करो, ठीक है, T2 पर मैं निकालूंगा डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है, और मैं इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालूंगा T1 पर, समझ रहे हो, मतलब एक टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू निकाली, दूसरे पर निकाली, मतलब मैंने एक रिएक्शन करवाई, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, मैंने एक टेम्परेचर T1 पर करवाई, तो मेरी मान लो एनर्जी या एंथैल्पी कितनी निकली, x, अब मैंने T2 पर कराई तो ऑब्वियस ही बात अलग आएगी, वो y आई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा उनकी, ठीक है, वो किसके इक्वल होएगी, डेल्टा CP/R, मतलब कि जो मेरा CP आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का CP माइनस रिएक्टेंट का CP, लेकिन साथ में क्या लेके हुए चलना है, स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री के साथ ही हमें उनको करना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, इनटू T2 माइनस T1, ये रिलेशन बस तुम्हें याद हो ही जाएगा जितनी बार करोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमने एक टेम्परेचर T2 पर डेल्टा एच की वैल्यू निकाली किसी रिएक्शन के लिए, एक टेम्परेचर T1 पर उसकी वैल्यू निकाली, दोनों अलग अलग आएगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा CP/R, डेल्टा CP/R क्या है, प्रोडक्ट का CP का ऐड कर दो माइनस रिएक्टेंट का CP कर दो, ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट का CP करोगे तो साथ में स्टोइकियोमेट्री भी लेके चलना है, समझ रहे हो ना, मतलब जैसे मान लो A प्लस B है, ठीक है, इसका CP मान लो मेरा है 3/2, इसका मेरा 5/2 मान लो, ठीक है, लेकिन इसके आगे मेरा क्या है 1/2, तो क्या होगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू 5/2, ये मेरी रिएक्टेंट की हो जाएगी, समझ रहे हो ना, और मान लो मेरा प्रोडक्ट है मान लो C प्लस D, इसके आगे मान लो है मेरा 2, ठीक है, इसकी CP मान लो है मेरी, कुछ भी मान लो x मान लो, इसकी मान लो y है, तो ये प्रोडक्ट की क्या बनेगी मेरी x प्लस 2y,
ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस कर देना। माइनस क्या करना है, पहले प्रोडक्ट आएगा फिर रिएक्टेंट आएगा। समझ गए, पहले करवा रखा है, दोबारा बता दिया, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए तो लिखने की जरूरत तो ये कहाँ से आया था? है। बहुत बड़ी कहानी है, उससे दूर रहो, किरचॉफ ने दिया, बस इतना मान लो। ठीक है, तो वैसे तुम नॉर्मली सोच तो सकते हो, इतना तो रिलेट कर ही सकते हो। डेल्टा एच क्या होता है मेरा, एनसीपी डेल्टा टी होता है ना, ये होता है। तो अगर मैं ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहा हूँ तो एक बन जाएगा T2, एक बन जाएगा T1। सीपी क्योंकि हमारी अभी रिएक्शन है पूरी, तो रिएक्शन में डेल्टा सीपी आ जाएगा और डेल्टा टी तो है, आया तो उसी से ही है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है डिराइव करना। लिख लिया इतना सबने, आगे बढ़ा जाए। चलो अब मजेदार चीजें आने वाली है। अभी देखो, हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किया ना, अब मैं जान के सिंबल लिखा करूंगा, और स्टैंडर्ड बोल रहा हूं तो आगे नोट भी आ जाएगा। समझ रहे, नोट का मतलब स्टैंडर्ड होता है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या खेला खेला जाएगा, ये मेरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये आगे बहुत सारे टाइप्स का होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है, मतलब कि हम डिपेंड करेगा हम किसके टर्म्स में लिख रहे हैं, है सारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल रहा हूँ, है तो वह रिएक्शन के लिए ना। एंथैल्पी ऑफ मान लो फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, वो भी है तो रिएक्शन के लिए। तो इनडायरेक्टली बहुत सारे टाइप के हमारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होते हैं, सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो बस तुम्हें पता ही क्यों लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीधी भाषा में बताऊंगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सिंबल क्या होगा, कोई बना सकता है, क्या होगा बना दो, इसका क्या सिंबल का यूज होगा, ठीक है, डेल्टा एच, नीचे एफ आ जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड है तो नोट, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो नोट हटा दो। समझ रहे हो, तो मैं स्टैंडर्ड की बात ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड भाषा में समझाऊंगा, डेफिनेशन तो तुम्हें कंफ्यूज करती है, बिल्कुल हम सीधी भाषा में लिखेंगे। देखना, मुझे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, वो मेरा कितना होना चाहिए, 1 मोल। समझ रहे हो, मेरा ये डिफाइन किसके लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं ना किलो जूल पर मोल, जैसे हर चीज होती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन में मेरा क्या होता है, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 मोल। और जो रिएक्टेंट से बन रहा है वो जिनसे, वो रिएक्टेंट किस में होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। पिछले चैप्टर में भी लास्ट क्लास में हमारा ये वर्ड आया था स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या होता है, जिस स्टेट में वो पाया जाता है नेचुरली, ठीक है। तो ये मेरी इनडायरेक्टली डेफिनेशन ही हो गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। अगर मैं ना भी लिखवाऊं तुम इसको अपने आप इंग्लिश में लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखवाने से बेटर है हम उसको समझ ले। होगा क्या, द एंथैल्पी चेंज, समझ लो पहले क्या बनेगा, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। हो गया, बस फॉर्मूला बन गया। द एंथैल्पी एक्सचेंज, वो प्लस भी हो सकता है माइनस, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे यहां पर। द एंथैल्पी एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखना 1 मोल के लिए डिफाइन होता है ये, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। आप ध्यान से मेरी बात सुनना। सर जो केमिकल बॉन्डिंग में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ये सेम है, हाँ उसमें भी मैंने लिखवाया था डेल्टा एच एफ। हाँ, है तो सेम ही, वही तो करेंगे, उसमें तो बॉन्डिंग बनाते हैं। देखो आप ध्यान से समझना, मान लो मुझे बनाना है CO2, वो कितना होना चाहिए, 1 मोल, मतलब मैं 1 ही मान सकता हूँ एक तरह से 1 मोल। ये किस स्टेट में होता है, ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट का हमने पार्ट पूरा कर लिया। किससे बनना चाहिए, रिएक्टेंट, जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। कार्बन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, C, और वो कौन सी स्टेट होती है उसकी, सॉलिड। सॉलिड या जनरली वो कार्बन ग्रेफाइट भी बोल सकता है, ठीक है। अगर वो सॉलिड बोल रहा है तो अंडरस्टूड है वो ग्रेफाइट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर डायमंड बोल देगा तो वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। या तो वो सॉलिड बोल रहा है तो अंडरस्टूड है वो ग्रेफाइट की बात कर रहा है, अगर वो कार्बन ग्रेफाइट लिख रहा है तो वो भी एक ही बात है। समझ रहे हो, हमारा ग्रेफाइट होता है नेचुरल स्टेट, लेकिन हम सॉलिड जनरली बोल ही देते हैं उसको। साथ में क्या आएगा, O2 कैसे रहता है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है, O2, वो भी गैस में। रिएक्शन है बैलेंस्ड है, इसको मैं क्या बोलूंगा, जो यहाँ पर मेरे एंथैल्पी चेंज होगी उसको क्या बोलूंगा मैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और कोमा डाल के लिख दूंगा मैं गैस फॉर्म में। समझ, पूरा सिंबल समझना, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 जो कि गैस में, ठीक है, जो यहाँ पर एंथैल्पी यूज होगी
एक्सचेंज होएगी, मतलब वो रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, उसकी बात नहीं कर रहे, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे। या यहाँ पर जनरली यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब कुछ फर्क नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखा मिलेगा तुम्हें बुक से। क्या? हाँ, ये यहाँ पर मिलेगा तुम, क्योंकि डाटा तो साइड में देते हैं ना हमेशा। और एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो मुझे CaCO3 बनाना है। CaCO3 कैसे होता है सॉलिड में, ठीक है, अगर ये मुझे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? कैल्शियम किस में होता है? उसके बाद कार्बन कैसे मिलता है हमें? कार्बन ग्रेफाइट बोल रहा है सॉलिड, और ऑक्सीजन O2, बैलेंस करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा यहाँ 3/2। तो ये मेरा क्या हो गया, जो यहाँ पर मेरा आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा H फॉर्मेशन, क्या लिखूंगा, CaCO3, जो कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड। अब क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ठीक है, समझ गए? अब किसी का भी अगर मैं लिख सकते हो तो एक आधा लिख के दे दो मुझे। मान लो मैं C6H12O6 का बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरा लिक्विड मैंने दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे बनेगा ये। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पेपर में यही आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसे बोलता है ना, फटाफट वो लिखो और वो देख लो किससे बन रहा है, तुम्हें रिएक्शन लिखने है उसी टाइम पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस O2, और ये किस में होता है, गैस में, ये भी गैस में, ठीक है। H2 कितना हो जाएगा 6, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी कल लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नहीं बैग ले जाए, सारा लेके आई नितिन सर का, 4 बार होके जा चुके ये अंदर क्लास में, बैग नहीं लेके जा रही, मैं 4 बार बोल दिया, ठीक है, लिख लिया सबने। अब एक बात ध्यान से सुनना, मेरी दुनिया में मुझे जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो किस फॉर्म में होती है, मतलब O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है जो, ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात कर रहा तो कैसे मिल रहा है मुझे, मेरा ये पूरा ब्रह्मांडी बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या है, सोडियम कैसे मिलता है, सॉलिड में होता है। मरकरी कैसे होता है, ठीक है, मैं ऐसे से लिख रहा हूँ, ठीक है, मजा आ रहा है मुझे ऐसे ब्रह्मांड बनाने में, ठीक है। तो मैं दूसरे से लिख देता तो ताकि तुम्हें दिखे, मेरा ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और क्या क्या बना सकते हैं, तुम्हें तो एक ही इकट्ठे लिख लेना। फ्लोरीन कैसे होता है, गैस। क्लोरीन कैसे होता है, ब्रोमीन कैसे होता है, गैस, नो लिक्विड होता है वो, ठीक है, लिक्विड होता है। और हमारा आयोडीन कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। जो लिखवा रहा हूं उतना भी पता है ना, तो पेपर में वही आते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये मुझे दुनिया में मिल रहे हैं, क्या मुझे ये बनाने के लिए कुछ अपना खर्चा करना पड़ रहा है, भगवान ने दिए, भगवान की देन। अगर भगवान की देन है तो इसमें मुझे फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी ना देनी पड़ रही है ना लेनी पड़ रही है, भगवान ने दिया, बिना बनाए मिल रहा है, तो मेरा कुछ खर्चा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे न्यूट्रल है वो। तो इसका मतलब क्या हो रखी है ना, बने पड़े हैं, हमें थोड़ी कुछ फर्क पड़ रहा है, हम जब उसको लेके आ रहे हैं हमें क्या उनको बनाना पड़ रहा है, भगवान की देन है, मिले मिलाए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने सारे एग्जांपल्स लिखे हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन होती है स्टैंडर्ड पर वो 0 होती है। समझ गए क्यों? क्योंकि वो भगवान की देन है, हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा ना एनर्जी के बारे में। क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में क्यों है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दो के बीच में इक्विलिब्रियम, तो यहाँ कौन सा के बीच में इक्विलिब्रियम है, ये लिख लेना, सारे पिंकी पिंकी है ना सारे, लिख लेना पहले, सारे एग्जांपल्स कोमा डाल के लिख लो, ठीक है, लिख लो फिर। फॉर देम डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर देम भी ना बोलो, इसके लिए लिख लो फॉर एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। मैंने सारे एग्जांपल्स कोशिश तो किया, एक दो भी बच गए, ठीक है। फॉर एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, जो भी एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए ये 0 होगा, ठीक है। मैंने जनरलाइज ही लिख दिया, ठीक है, वो तो एग्जांपल्स थे, तो ये भी लिख लेना। एक दो एग्जांपल्स हो रहा है वो भी लिखवा देता हूँ, तुम्हें कमी ना रह जाए कोई। जो फास्फोरस होता है P4 होता है ना, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में रहता है, सॉलिड से ज्यादा सॉलिड तो होता है, लेकिन उसकी एक फॉर्म होती है व्हाइट फास्फोरस, वो व्हाइट में रहता है, ठीक है। एक ही हो गया, और लिख देते हैं। मेरा एक एस सल्फर होता है, S8 होता है ना,
वो कैसे एग्जिस्ट करता है? रोम्बिक फॉर्म में। उसके भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट कार्बन है ना, वो ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं कार्बन की, वैसे इनकी भी होती है। तो ये फॉस्फोरस होता है व्हाइट में रहना चाहता है, जो सल्फर होता है वो रोम्बिक में रहता है। ठीक है, समझ गए? व्हाइट फॉस्फोरस नाम होता है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, ये अलग अलग उसके जैसे कार्बन के होते हैं ना वैसे होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? अब अगली बात देखो, इतना नोट कर लिया ना? करो, नोट करो। ये पिंकी पिंकी चमक रहा है, सबको लिखना है। ठीक है, फटाफट लिख लो। लिखवाऊं क्या? पहले सारे एग्जांपल लिख के फिर ये लिख लेना, बस। लिख लिया? बोल दो डन। डन? हाँ ना तो बोल दो यार। डन, चलो। झूठ बोल रहे हो तुम, राइट भागी हैं, तुम अंधे हो जाओगे अपने नोटबुक में, यहाँ तो दिखेगा। अब अगली लाइन डालो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नोट लगा रहा हूँ, समझ रहे हो, नोट की मेरी मजबूरी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब क्या हो गया, मुझे पेपर में डाटा देगा और वो कहेगा मुझे ये निकाल दो। बताता हूँ कैसे, समझ रहे हो? मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है इस डाटा से। मतलब क्या हो गया, मान लो मेरी एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B, ठीक है, गिविंग N3C प्लस N4D। ठीक है, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, मान लो ये मेरी इक्वेशन है। तो अगर मुझे इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मुझे क्या करना है, देसी भाषा में पहले बोलता हूँ, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। ऑब्वियस ही बात है, इनको बनाने में कितना खर्चा हुआ, उनको बनाने में कितना खर्चा हुआ, दोनों को माइनस कर दो, वहां से पता चल जाएगा मेरी एंथैल्पी कितनी है रिएक्शन की। समझ रहे हो ना? इन पे खर्चा निकालो, इन पे खर्चा निकालो, दोनों को माइनस कर दो, जो नेट बचेगा या तो रिलीज हो जाएगा या गेन हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, ये सारा स्टोकियोमेट्री, और बुक्स में कैसे दिया होता है खतरनाक सा, वो बना देते हैं। ठीक है, एनपी, ठीक है, ये स्टोकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये मेरा ऐसे, ये क्या हो गया सबमिशन के साथ, ठीक है, माइनस सबमिशन ऑफ स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मेरा तुम्हें बुक्स में मिलेगा ऐसा बना हुआ, लेकिन हमने देसी भाषा में समझ लिया कि होता क्या, मतलब से मतलब है हमें कौन सा फॉर्मूला लिखने को बोलेगा कोई पेपर, समझ गए? मतलब यही है कि स्टोकियोमेट्री के साथ उसकी वैल्यू को लिखो प्रोडक्ट की और सबको ऐड कर दो, फिर माइनस रिएक्टेंट कर दो। देख लो सारा डाटा तुम्हारे पास होगा, तुम्हें बस प्लस माइनस ही करना है, पूरे चैप्टर में ये चलेगा। तो मैं एक आधा क्वेश्चन करवा देता हूँ, इस पर क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक आधा और क्वेश्चन छोटा सा करवा देता हूँ। लिख लिया सबने? जब तुम ये बोलते ना, हाँ लाइट भाग जाती है, बाद में बोला जा चुकी थी, वो भी झूठ था ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, मान लो मेरी एक रिएक्शन है, कार्बन मेरा डायमंड में प्लस O2 गैस है। ठीक है, वो मुझे क्या दे रहा है, CO2 गैस। एक है मेरा अगला कौन सा है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। और तीसरा क्या लास्ट, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO2। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेल्टा HF, विच, ये क्या हो गया, विच डिफाइंस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। पहला मुझे बता दो क्या है डेल्टा H फॉर्मेशन का है इक्वेशन है, क्यों, रीजन क्या नहीं है, लाल खूनी लाल से लिखता हूं, ठीक है, क्या होगा, नो, रीजन क्या है, ये सॉलिड नहीं, ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट बोलो, सॉलिड होता तो हम मान लेते, सॉलिड को अलग रखो, डायमंड ग्रेफाइट का रखो और सॉलिड तो अलग ही हो गया। ठीक है, अगला है या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसने खून कर दिया हमारे जज्बातों का। ठीक है, ये 2 नहीं आना चाहिए था। तीसरा है नहीं है, तीसरा तो कूद कूद के है, लेकिन ये फिर भी नहीं है। रीजन क्या है, क्या तुम्हें ये स्टैंडर्ड स्टेट में दिख रहा है? अगर मुझे CO2 बनाना है तो मुझे क्या लेना चाहिए था,
C+O2 अभी करवाया भी था, तो ये मेरा बनता ये होता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि तो मैंने CO खुद ही बना दिया, इसके लिए तो मुझे एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा। इनके लिए तो कुछ खर्चा थोड़ी होता है, ये तो बने बनाए मिलते हैं, ये तो बनाने में खर्चा हुआ होगा मेरा, ठीक है। इनमें भी नहीं होता, इनमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी होगा, इसमें तो नहीं होगा, इसी वजह से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। समझिए, क्वेश्चन ऐसे पेपर में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने डेफिनेशन को खोल के रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया ताकि क्लियर रहे। अब अगला क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल वाला, ये तो कंसेप्चुअल बात थी, नोट कर लिया ना? जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब क्यों नहीं लिखते हो? तब क्यों क्वेश्चन घूर रहे होते हो? क्वेश्चन आगे आंसर देगा, चलो समझते हो तो अलग बात है, जब क्वेश्चन लिख रहा हूं तो साथ साथ लिखो। बेटा सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर ये मेरा 2 मोल आ गया, अगर 1 मोल होता तो सही होता, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा 1 मोल बनना चाहिए, तो ही मैं उस रिएक्शन के लिए बोल सकता हूँ ये मेरी डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NH3 है। अब यहाँ बोल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 आ गया, अगर ये 2 ना होता, यहाँ पर मेरा ऐसा होता, ठीक है, मान लो मेरा ऐसा होता, फिर हो जाता है मेरा, ठीक है, फिर ये मेरा 1 मोल हो जाता, फिर ये मेरा 1 हो जाता। एग्जाम्पल लिखना तो लिख लो, अगर मैं हाफ और ये बनाता फिर मैं बोल सकता हूँ। समझ गए? अब क्वेश्चन लिख लो, खूनी लाल से लिखूंगा, मजा आ रहा है, नहीं इससे नहीं लिखता, और कौन सा लूं? इससे लिख के देखूं, कभी नहीं लिखा मैंने, व्हाइट तो पुराना हो गया। क्वेश्चन लिखो, हाँ इससे लिखते हैं, दिख रहा है ना? व्हाइट ही दिख रहा है वैसे तो, ठीक है। मुझे डाटा क्या गिवन है? मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, गिवन है, किस किस की? CO2 शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, वरना तो बहुत बड़ा सा, ठीक है, पेपर में वो ऐसे दे भी देता है, कई बार नहीं भी देता। साथ साथ लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ मंत्र नहीं पढ़ना लिखते टाइम, ठीक है। और ये सारी मुझे वैल्यूज जो गिवन है, ये मेरी किलो जूल पर मोल में गिवन है। वैल्यूज क्या क्या है? टेबुलर फॉर्म पढ़नी आती है ना? -393.5, ये क्या है? -110.5, एंड दिस वन इज -241.8, ठीक है। ये मुझे सारा डाटा गिवन है, मुझे किसने दिया है? जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे से उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इज मेरा क्वेश्चन है द हीट एक्सचेंज्ड by the reaction at constant volume is निकाल दो, और रिएक्शन भी लिख देता हूं, CO2 गैस प्लस H2 गैस गिविंग CO एंड H2O। मैंने सारा डाटा तुम्हें दे दिया, अब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। तुम्हें यहाँ पर सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, नोट लगा लो या जो मर्जी मान लो, तो अब तुम कर सकते हो ना इसको, सिंपल सा, कुछ भी नहीं। रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो बस, फटाफट कर देना। क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर करना, मैंने क्या पूछा। हो गया? देखो कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री तो सीख चुके, प्लस माइनस, ओनली प्लस माइनस। 41.5 किसका है? हमारा आंसर है सही, चलो 41.5 लगा लो, ठीक है। बाकी और क्यों नहीं हुआ? मैथ्स में डब्बा ऐसा सीन है क्या? नहीं है? 41 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, कंफ्यूज हो रहा कौन? अच्छा तुम सजेशन दे रहे हो। H2 की देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर लिखनी है दूसरे से लिखूंगा, मेरा मन कर रहा है तो मैं इससे लिखूंगा। तो मेरा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, रिएक्शन तो किसके इक्वल होगा? दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? यहाँ मानना है तो 1 इंटू CO की क्या है? -110.5। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान है, स्कोरिंग है, बस प्लस माइनस पे अपना ध्यान रखो। प्लस क्या होगा? 1 इंटू H2 कितनी है? -241.8, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट कर दो। CO2 का क्या है? 1 इंटू 393.5, और ये माइनस में, ठीक है, प्लस H2 का क्या होगा?
0, क्यों? क्योंकि वो H2 है, H2 के नाम में ही ताकत है, वो 0 है। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा आंसर, बोल दो। प्लस में 41.2 या 5 आएगा, कुछ ऐसे अराउंड किलो जूल पर मोल। अब समझिए कैसे करना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सारे बनते हैं इसके। क्लियर है? ऑल क्लियर? आगे बढ़े, नोट कर लो, जो टेप रहे हैं वो टेप लो, जो कर चुके हैं वो बैठ जाओ 1 मिनट। अब हम लगाएंगे आग, ठीक है, अब हम लगाएंगे आग, तो मैं कलर ले लेता हूँ ऑरेंज। येलो लो? नहीं, मैं ऑरेंज आग लगाऊंगा। ठीक है, सबका आ गया ना 41.2? ठीक है, साइन देख लेना, प्लस ही है ना, ठीक है, समझिए, आगे बढ़े। अब अगली हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड लगाओ ना लगाओ, लिख लेते हैं, चलो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंबल क्या बन जाएगा, बना सकते हो, बनाना। डेल्टा पे अटक गए, सुई अटक गई। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसके थ्रू करते हैं, इसको थोड़ा चेंज लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, मुझे बनाना क्या है, यहाँ पर फर्क नहीं लग रहा है ना, यहाँ पर मुझे क्या लेना है, कोई भी मान लो सब्सटेंस है, कोई भी मान लो, जो मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, मेरा रिएक्टेंट है, वो मेरा 1 मोल होना चाहिए। समझ रहे हो? अभी तक मेरा कौन 1 मोल था, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा, 1 मोल। उसका मैं क्या करूंगा, कंप्लीट कंबशन। समझ रहे हो? कंप्लीट मतलब क्या हो गया, उसको हल्का सा भी नहीं छोड़ना, जितना उसका कंबशन कर सकते हो उतना उसका कंबशन कर डालो। ठीक है, कंप्लीट कंबशन कर दो। ठीक है, उस केस में जो मेरा डेल्टा H आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और यहाँ पर जो भी मेरा रिएक्टेंट था, ठीक है, जो मेरा रिएक्टेंट था और उसकी जो स्टेट होगी, एग्जांपल कराऊंगा, अभी तो जनरल बताया। ठीक है, तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो गई, द, लिख लो, खुद बना सकते हो, बनाना क्या बोलोगे, द एंथैल्पी एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन मान लो मोल ऑफ रिएक्टेंट undergoes complete combustion, undergoes complete combustion। combustion तो आता है ना करना, है, किससे करें, कलर, चलो ठीक है। अब ध्यान से समझना, मान लो मैं क्या ले रहा हूँ, CH4, ठीक है, CH4 लिया, वो किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है, उसका कंप्लीट कंबशन करना है। कंप्लीट कंबशन मतलब क्या हो गया, O2 के साथ कंप्लीटली, ठीक है, और वो किस में जाना है, क्या बनेगा मेरा, CO2 प्लस H2। बैलेंस कर दो, रिएक्शन क्या आएगा, H2 में लिक्विड में होगा, गैस में होगा, गैस में, H2, क्यों, मैंने बताया, मैंने मोल कंसेप्ट में ही पढ़ाया था, मैंने तो नहीं पढ़ाया था, मोल कंसेप्ट पढ़ाया मैंने नहीं पढ़ाया, चलो, अच्छा पढ़े ही नहीं, मानो बचपन से, ठीक है, भगवान की देन हो, भगवान ने पढ़ा के भेजा था। किससे पढ़ा, किसी से? अच्छा, विशाल सर से पढ़ा, चलो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं है, कुछ ध्यान से सुनना, कुछ अगर मेंशन नहीं है टेम्परेचर, तो हम लिक्विड मानेंगे। अगर वो टेम्परेचर दे रहा है और वो 100 से ऊपर है तो क्या मानेंगे, गैस। अगर वो 100 से नीचे है तो भी लिक्विड, मतलब कुछ भी नहीं बोला तो हम लिक्विड लेके चलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर पर ध्यान देना, नहीं दिया तो ये किस में होगा, ये किस में होगा, गैस, और वो तो गैस में। अब बैलेंस कर दो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, इधर 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन अब कितने हो गए, इधर 4, इधर क्या आ जाएगा, तो ये मेरी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, मान लो मुझे हाइड्रोजन का कंबशन करना है, कंबशन मतलब ये नहीं है कार्बन का ही होता है, बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे जलाना है हमें, ठीक है, कंबशन करना है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, O2 क्या देगा मुझे, H2, ठीक है, जनरली H2 किस में लेंगे हम, अगर कुछ भी नहीं का। अब बैलेंस कर दो, बैलेंस में क्या आ जाएगा, ये मेरा 1 मोल रहना चाहिए, इससे पंगे मत लेना, समझ रहे हो, अगर 2 आ रहा है ना तो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देना, जैसे भी हमने पीछे किया था, समझ गए ना। तो ये मेरा एग्जांपल क्या होगा, इसको लिखूंगा कैसे मैं, यहाँ पर एंथैल्पी क्या लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, डेल्टा HC क्या लिखूंगा, CH4, और वो किसमें, गैस में।
ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एच सी, ठीक है, किसमें, किसका ये H2 का, वो किसमें, गैस में। ठीक है, नोट लगाने लगा लो, उसका मैं बार बार बता चुका हूँ। समझ गए सब? सर इसमें बस बैलेंस करनी है इक्वेशन, और क्या करोगे, कुछ है ही नहीं, बोल तो रहा हूँ, बस मतलब समझना, ये चीजें आगे बहुत यूज होंगी, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक स्टेटमेंट को समझना, इसलिए मैं पहले ऐसे लिखवाता हूँ। अगर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा ना, तुम पढ़ोगे नहीं, यहाँ से देख के तुम्हें पता चल जाएगा किस क्या चीजें हाईलाइटेड है। ये 1 मोल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, उसका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कंप्लीट कंबशन का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? अगर मैं कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन में मैं CO भी बना सकता हूँ और CO2 भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या हो गया, जिसमें वो CO2 बनाएगा। ठीक है, ये पार्शियल कंप्लीशन होता है, तभी हम बोलते नहीं है कि CO निकल रही है, हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, ये सब। ठीक है, क्योंकि हमारा कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और तुम्हें एक छोटा सा हिंट और दे देता हूँ, हमेशा कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ना वो अपनी मैक्सिमम, कंप्लीट कंबशन में वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट पता है ना? ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम में जाएगा। मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मतलब जैसे मेरा SO सल्फर का करता मान लो, ठीक है, तो वो SO2 भी बना सकता है, SO3 भी। ठीक है, तो किस में जाएगा, कंप्लीट में। और ध्यान रखना, अगर उसकी कंप्लीट हो रही है, अगर वो गिवन है तो अलग बात है, अगर वो कंप्लीट हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कंप्लीट होने पर पक्का एक्सोथर्मिक होगी, नोट बना के लिख लो, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाँ, मतलब कंबशन अगर बोलते हैं तो कंप्लीट ही होता है। जैसे अब मैं तुम्हें दे दूं कि C प्लस O2 गिविंग CO2, और एक मैं दे दूं C प्लस हाफ O2 गिविंग CO। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर भी कंबशन ही हो रही है, यहां पर भी। अगर मैं इसमें बोलता हूं कि भाई मैं 1000 रुपए लगाने को तैयार हूं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तो मैं कहूंगा भाई तू करोड़ रुपए लगा ले, एक्सोथर्मिक ही होगी। अगर मैं इसमें बोलता हूँ एक्सोथर्मिक होगी, तो भाई मैं हार सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, एक्सो हो सकती है, हो भी सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये एंडो भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। जब भी कंप्लीट कंबशन होगा वो 100% एक्सोथर्मिक होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? पेपर में क्वेश्चन आएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हारी डीपी बुकलेट में भी क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक है, तो पहचान लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अगली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तो क्या ही, वो तो ऐसे छपी पड़ी है दिमाग पे। अगला पॉइंट ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किससे लिखेंगे हम, फ्रॉम, किससे, एंथैल्पी ऑफ क्या बोलो, कंबशन। तो हमें क्या करना है, हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ कंबशन डाटा से करना है। ध्यान से समझना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला 2-3 साल पहले पेपर में आया था, एडवांस में आया था, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों को करना नहीं आ रहा था। ठीक है, वो पहले कंबशन से फॉर्मेशन निकाल रहे थे, फिर फॉर्मेशन पे जाके वैल्यू पुट कर रहे थे, तो आधे बच्चे तो फुस हो गए थे। तो ध्यान रखना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत भयानक फॉर्मूला है। वो भयानक फॉर्मूला क्या है, मुझे यहाँ पर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करना है। ठीक है, तो वहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, और यहाँ पर ये क्या है मेरा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो अगर मैं इसको बड़े फॉर्म में लिखूं, खतरनाक वाला जो देख के डरावना सा लगता है, क्या लिखूंगा, समेशन NR डेल्टा HC नोट। ठीक है, और ये किसका होगा, रिएक्टेंट का, माइनस समेशन ऑफ NP डेल्टा HC किसका, प्रोडक्ट का। ये मेरा खतरनाक वाला फॉर्मूला हो गया, ऊपर वाला देसी भाषा वाला हो गया। देसी भाषा से समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया होता है, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। समझ गए, लिख लो फटाफट। स्टोइकियोमेट्री साथ लेके चलनी ही चलनी है। ये क्वेश्चन एडवांस में आया था इस पर, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था ये फॉर्मूला, आधे तो लगे रह गए थे, और एक बिल्कुल आसानी से हो जाना था। क्वेश्चन करा देता हूँ एक दो, ताकि इस पे ही प्रैक्टिस हो जाए। हर एक के ऊपर एक एक तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। लिख लिया क्वेश्चन, लिख क्या, क्यों, वो तो लिखो ना। तुम यहाँ पर पता क्या तुम्हें लगा है रिएक्टेंट का क्या है, अभी तो लिखो, पढ़ते टाइम मत ध्यान मत देना। मैं लिख रहा हूँ, तुम क्यों नहीं लिखोगे भाई, मैंने इतनी मेहनत कर डाली, तुम आलसी बन रहे हो। लिखो क्वेश्चन, लिखो, कर दूं नेक्स्ट, डन, ऑल डन। ठीक है, मेरी रिएक्शन है
C3H8, ठीक है, वो गैस में प्लस H2, ठीक है, वो भी गैस में। मुझे वो क्या दे रहा है C2H6, वो भी गैस में, और जो मेरा मिल रहा है CH4 वो भी गैस में, ठीक है। और इसके लिए मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन वो कितना गिवन है -55.7, ठीक है। किलो जूल पर मोल होगा, हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट नहीं गिवन तो हमें कोई लेना टेंशन नहीं लेनी। अब मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ, डेल्टा एच कंबशन का डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो किलो जूल पर मोल ही है तो ऊपर भी किलो जूल पर मोल ही कर देना उसको भी, ठीक है, वो भी किलो जूल पर मोल ही ले लो, ठीक है। डाटा दे रखा है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज गिवन है वो मुझे गिवन है H2 की, ठीक है ना। सोच लेना कि H2 भाई नेचुरली पाया जाता है तो उसका कंबशन 0 होता होगा, वो फॉर्मेशन था, कंबशन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये H2 हो गया, और मेरा क्या क्या है -285.8, ठीक है, ये है -890, और ये है मेरा -222 और 0। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 गैस। समझ गए, क्वेश्चन तो समझ गए होगे, जल्दी से कर दो इसको। ये मेरे से पूछा है, ठीक है, ये ना सोचना ये तो गिवन ही नहीं है, ये पूछा है मेरे से। हो गया नोट, सबने कर लिया नोट? आगे कर दूं मैं, तब तक क्वेश्चन लिख लेता, तुम सोल्व करो इसको, टाइम बच जाएगा। क्या वही, क्या 9th-10th में हो वही लगाना है, सोचो क्वेश्चन पढ़ो क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है इन सबकी, और ये रिएक्शन गिवन है, मुझे निकालना किसका है, इसका। तो बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बच्चों का अभी क्या आंसर आ गया, क्या हो गया, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बैलेंस ही तो है। तुम इतने में क्वेश्चन को करो, मैं अगला लिख देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, लिक्विड में होता है। वो मुझे क्या गिवन है -300 किलो कैलोरी। देखते हैं चलो, वो तो तब तक जिसका हो गया वही नोट कर लो, वरना क्वेश्चन को करो तुम, ठीक है, टाइम मिलेगा, क्वेश्चन को करो जो मैंने दिया। मुझे क्या गिवन है, डेल्टा HF गिवन है, ठीक है। वो वैल्यूज किस किस के लिए गिवन है मुझे, CO2, H2O लिक्विड, ठीक है। वो वैल्यूज क्या क्या गिवन है मुझे, -94.3 और -68.5, यूनिट वही है किलो कैलोरीज वाली, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कैलकुलेट, वही लिक्विड में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इक्वेशन भी लिख देता हूँ, चलो वैसे गिवन नहीं होती कई बार, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तरस खा लेता हूँ स्टार्टिंग अभी। C2H5OH किस में होगा, लिक्विड में, ठीक है। अगर कंबशन करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, O2 के साथ रिएक्ट, ठीक है, तो क्या बनेगा CO2 गैस प्लस H2। इक्वेशन गिवन नहीं होगी, दोबारा बोल रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन से तुम्हें खुद लिखनी आनी चाहिए कि मैं इसको क्या करूंगा, ऑक्सीजन में बर्न करूंगा, ठीक है, उसके बाद CO2 और H2 बनेगा, ठीक है। और H2 कौन सी स्टेट में होगा, टेम्परेचर गिवन है नहीं, तो ये होगा लिक्विड में। रिएक्शन को बैलेंस भी चलो कर देता हूँ, तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ मैं, बस ये भी नहीं गिवन होगा बस। अब इस क्वेश्चन को कर देना जल्दी से, पिछले वाला और ये वाला, ये भी नोट कर लो, फिर मैं पिछला करवाता हूँ। पिछले का आंसर है -1570 आया। ऐसा तो नहीं मुझे लगता, आंसर तो भाई यही आना चाहिए, -1570 आना चाहिए,
एक बार ट्राई कर लेना, मैं डाटा देख लेता हूँ, वही है ना। वहां पे मैंने माइनस के क्वेश्चन नोट कर लिया ना, ये यहाँ पे मैंने माइनस दिया था ना, नोट कर लो दोनों क्वेश्चन, मैं करवा देता हूँ। किसी का आंसर नहीं आया क्या वो जो मैं बोल रहा हूँ? ऑनलाइन वाले बताना, ऑनलाइन जनता बताना एक बार, क्या आंसर है पिछले क्वेश्चन का? -1560 आया ना। बच्चों का -1560 आ रहा है, यही आ रहा है माइनस में। हाँ हाँ, तो पिछले का आंसर क्या आ रहा है? आंसर लिख देता हूँ, -1560.1, ये आ रहा आंसर। करना कुछ भी नहीं था, मुझे क्या लगाना था, वही फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का लगना है, ठीक है, वही लगाना था। प्रोडक्ट में मुझे किसकी वैल्यू नहीं गिवन थी, इसकी, ठीक है, तो मैं उसकी x मान लेता, ठीक है, और बाकी करके मैं निकाल लेता। निकाल लोगे ना? किसी को डाउट है या करवाऊं? बता दो, सब कर लोगे? एक बार बता दो, किसी से नहीं हो रहा तो बता दो, ठीक है। टाइम भी हो गया ना सबका। और अगला क्वेश्चन देख लो, अपने आप करना। क्या हो गया? हाँ ये अगला है ना, ध्यान से देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी किस टाइप का होता है? इनडायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या था? टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था ना। तो अगर ये मेरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है इनडायरेक्टली, ऑब्वियस सी बात है, कंबशन भी तो टाइप ही था उसका, तो वो मेरा फॉर्मूला क्या होता था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन। हो गया क्वेश्चन ये भी, समझ रहे हो? आंसर मुझे क्लास के बाद भेज देना, टाइम हो गया। कुछ भी नहीं करना, वही वैल्यू लगाना है, बस यहाँ पे फॉर्मेशन लगेगा इन सबका, ठीक है। और ये तुम्हें गिवन ही है, तो यहाँ से भी तुम वैल्यू निकाल सकते हो इसका। समझ लो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। अगर उसने मुझे, क्या हो गया, हाँ लिख लो, अगर उसने मुझे सारा डाटा फॉर्मेशन का गिवन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रहा है इसका, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो था, तो बस वहां पे वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर जहां तक मुझे लगता है -92.5 आना चाहिए, देख लेना, फिर भी मुझे बता देना जो भी आएगा, ठीक है। -92.5 शायद आ सकता है, फिर भी कल अगली क्लास में बता देना ये आया या नहीं आया।